नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। और भी दोस्तों कैसे हैं? सब बढ़िया होंगे। आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी, लगातार वीडियो चल रहे हैं। आप सभी से निवेदन यही है कि वीडियो क्रमश से देखें, यानी एक से लगाकर पूरा देखें, पूरा मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट करवाएंगे। आज हम पढ़ते हैं इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी। जैसे ही मैंने आपको बताया था कि इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है बामियान अभियान के दौरान, यानी दिल्ली में मृत्यु बामियान अभियान के दौरान घायल होते हैं, घायल अवस्था में दिल्ली लाया जाता है और दिल्ली में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जैसे ही उनकी मृत्यु होती है तो मृत्यु से पहले इल्तुतमिश ने उनके एक योग्य पुत्र था नासरुद्दीन महमूद, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इल्तुतमिश को अपने पुत्रों में कोई भी योग्य पुत्र नहीं मिलता है, इसलिए वह ईरानी प्रथा के तहत अपनी ही बेटी रजिया को सुल्तान घोषित कर देते हैं। अब जैसे इल्तुतमिश की मृत्यु होती है तो रजिया को सुल्तान नहीं बनाया जाता है, जबकि उनके अन्य बेटे का नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उनको सुल्तान बना दिया जाता है। और उनको सुल्तान बनाने में उन प्रमुख जो भूमिका थी उनकी माँ की थी, शाह तुर्कान की, उनको सुल्तान बनाया जाता है। लेकिन वह एक विलासी प्रवृत्ति का था, इसलिए रजिया सुल्तान क्या करती है, रजिया सुल्तान शुक्रवार के दिन यानी जुम्मे की नमाज के दिन लाल वस्त्र न्याय का प्रतीक था, लाल वस्त्र पहनकर दिल्ली की जनता से मांग करती है कि मेरे पिता ने मुझे शासक बनाना स्वीकार किया था, इसलिए मेरे साथ अन्याय हो रहा है। आप दिल्ली की जनता से मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ न्याय कीजिए। तो दिल्ली सल्तनत में पहली बार अमीरों के नहीं बल्कि दिल्ली की जनता के द्वारा सहयोग के कारण दिल्ली के शासक को बिठाया जाता है। उस महिला का नाम था रजिया सुल्तान। तो हम पूरा लेक्चर देखेंगे आज रजिया सुल्तान और रुकनुद्दीन बराम शाह। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा वीडियो रहेगा इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी। इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी। इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों में नाम आता है, पहला नाम है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। इनका टाइमिंग पीरियड है 1236, यानी कुछ ही समय के लिए शासक बनते हैं। और इल्तुतमिश के दूसरा उत्तराधिकारी था जो योग्य बेटी थी, उसका नाम था रजिया, और ये सुल्तान बनेगी इसलिए रजिया सुल्तान नाम रखा जाता है, या तो रजिया बेगम या सुल्तान। इनका टाइमिंग पीरियड है 1236 से लेकर 1240। तो सबसे पहले रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में पढ़ते हैं। रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बनाने में अहम भूमिका किसकी थी, यानी शासक बनाने में, बस एक सिंगल लाइन प्रश्न याद करना है, शासक बनाने में भूमिका तो इनकी मां की थी। इनकी मां का नाम था शाह तुर्कान। इनकी मां का नाम क्या था? शाह तुर्कान। एक बार यूपीएससी ने इस पर प्रश्न पूछ लिया था। तो शाह तुर्कान के बारे में एक बात सिंगल लाइन याद रखनी है, बस रुकनुद्दीन फिरोज शाह को कुछ नहीं पढ़ना। यह एक विलासी प्रवृत्ति का शासक था और नशे में धुत रहता था। तो कभी भी एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन शाह तुर्कान से एक प्रश्न बनता है, वो सुन लीजिए। शाह तुर्कान एक तुर्क दासी थी, यानी इल्तुतमिश की एक दासी थी, लेकिन ये एक तुर्क दासी थी। अब जैसे इल्तुतमिश की मृत्यु होती है तो ये तुर्क दासी थी, इसलिए जैसे ये राजगद्दी यानी अपने बेटे को राजगद्दी मिलती है तो इसने क्या किया कि विद्वानों, अमीरों को खूब पैसा बांटती है, यानी दिल्ली दरबार में पैसा बांटा जाता है ताकि कोई भी ये आवाज नहीं उठाए कि रुकनुद्दीन को गलत शासक बना दिया, इसलिए इसने खूब धन बांट दिया। तुर्कदासी थी। इसके अलावा इसने रनिवास की महिलाओं की हत्या करवा दी। रनिवास में महिलाओं की हत्या करवाई। इनके अलावा इसने क्या किया, यह एक कुचक्री महिला थी। कुचक्री क्या होता है बताने की आवश्यकता नहीं। यह तुर्क अमीरों के साथ मिलकर शासन चला रही थी। तुर्क अमीरों के साथ मिलकर, तो मैंने ये पहले ही बता दिया कि तुर्क अमीरों को, यानी जितने भी विद्वान अमीर तुर्क अमीर थे उनको सबको पैसा बांटती है। इसलिए पैसा बांटती है ताकि रुकनुद्दीन फिरोज शाह को, यानी इसका कोई विरोध नहीं करे। तो ये तुर्क अमीरों के साथ मिलकर शासन चला रही है। शाह तुर्कान के बारे में एक ही प्रश्न बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यही प्रश्न आप ध्यान रखेंगे। शाह तुर्कान के बारे में एक बार यूपीएससी ने ऐसे पूछ लिया था
कि दिल्ली सल्तनत की वह पहली महिला यानी प्रथम प्रधानमंत्री महिला का नाम बताएं जिसका वर्चस्व था। आपको मैंने तो वर्चस्व जिसका था, ये प्रश्न यूपीएससी प्री में है। और आप जब दिल्ली के बाद में मुगल अंपायर शुरू हुआ तो मुगल अंपायर में आएगी महामंगा और दिल्ली सल्तनत में ये थी। तो दिल्ली सल्तनत की प्रथम प्रभावी महिला, दिल्ली सल्तनत की प्रथम प्रभावी महिला या प्रधानमंत्री, बस ये यूपीएससी प्री में आया था। तो आप एक पर्सन सिंगल लाइन रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में कुछ नहीं याद रखेंगे, बस एक बात ध्यान रखेंगे, इनकी मां का नाम क्या था? तुर्कान, शाह तुर्कान दिल्ली सल्तनत की प्रथम प्रभावी महिला या प्रथम प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ, तो ये थी। तो ये शाह तुर्कान का बस इतना योगदान है। ये प्रश्न आज तक पूछा गया है, आज तक इससे पहले रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया। तो मेरा सजेशन यही है कि आप इस पर फोकस करेंगे। अब बात करते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी से हटा दिया जाता है। अब वो कैसे हटाया जाता है? तो अब पढ़ते हैं पूरा रजिया सुल्तान। हेडिंग डालेंगे रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान टाइमिंग पीरियड मैंने आपको बता दिया 1236 से लेकर 1240। तो रजिया सुल्तान ने अपने सिक्के चलवाए और सिक्कों पर इसने ये लिखवाया था उम्दत उल निश्वा, उम्दत उल निश्वा। बस एक लाइन याद रख लेना कि रजिया सुल्तान ने भी सिक्कों यानी सल्तनत कालीन मुद्रा में इसने भी अपना योगदान दिया है और उससे अपने सिक्कों पर एक नाम लिखवाया था उम्दत उल निश्वा, बस और कुछ नहीं। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला सुल्तान, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला सुल्तान खूब हर एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। एक बात ध्यान रखना कि गद्दी में ही बैठने पर दिल्ली की जनता का सहयोग, अब तक हमने देखा था कि दिल्ली के तुर्क अमीरों का सहयोग था, यानी इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश को भी अमीरों का सहयोग से गद्दी मिली थी। लेकिन रजिया सुल्तान वह पहली सुल्तान हुई है जिसको दिल्ली की जनता ने सहयोग किया और सुल्तान बन गई। शुक्रवार के दिन यानी शुक्रवार के दिन होता है जुम्मा की नमाज। नमाज क्या होता है तो मैंने पूरा इस्लाम पर पूरा वीडियो बना रखा है, प्रथम वीडियो है, आप जाकर चेक कर सकते हैं, पूरा देखिए। शुक्रवार के दिन नमाज के दौरान लाल वस्त्र पहनकर, अब लाल वस्त्र क्यों पहने थे? तो लाल वस्त्र न्याय का प्रतीक था। ये दिल्ली की जनता से उम्मीद करती है, यानी उनसे सहयोग की गुहार लगाती है कि मुझे मेरे साथ में जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय को रोके। तो ये शुक्रवार के दिन, यानी ये जो घटना थी शुक्रवार के दिन हुई थी। तो ये कभी पूछा जाए कि दिल्ली से रजिया सुल्तान ने किस दिन दिल्ली की जनता से ये मांग की थी कि उसको शासक बनाया जाए, तो शुक्रवार के दिन। कौन से वस्त्र, किस रंग के वस्त्र पहनकर? तो लाल रंग के वस्त्र पहनकर। अब रजिया सुल्तान बन जाती है। रजिया सुल्तान बनती है तो रजिया के सामने समस्या ये आती है कि रजिया के पतन के कारण, कि रजिया का पतन कैसे हो जाता है। एक इतनी अच्छी योग्य महिला शासिका थी लेकिन फिर भी उसका पतन हुआ। तो इसके पतन के पीछे क्या कारण है? तो इसके पतन के पीछे बहुत कारण थे। पहला कारण था तुर्क अमीरों की महत्वाकांक्षा। तुर्क अमीरों की महत्वाकांक्षा, यानी जितने भी तुर्क अमीर थे उन्हें यह बात पचित नहीं हो रही थी कि उनका कोई शासक हो वो एक महिला हो और महिला के ऑर्डर पर यानी निर्देश पर उनको कार्य करना पड़े। तो ये तुर्क अमीरों की महत्वाकांक्षा, वो ये चाहते थे कि कोई व्यक्ति सुल्तान बने, कोई महिला नहीं, सॉरी व्यक्ति नहीं, कोई महिला सुल्तान नहीं, जबकि कोई पुरुष सुल्तान बने।
तो तुर्क अमीरों की महत्वाकांक्षा लेवट थी। इतिहासकारों ने यह लिखा है कि रजिया का स्त्री होना यही उसके लिए अभिशापित होता है। यानी रजिया में समस्त सुल्तान बनने के समस्त गुण थे, लेकिन रजिया का स्त्री होना उस सुल्तान के लिए हानिकारक पद, यानी सुल्तान की पद को बनाए नहीं रखती। एक दास था अबिसिनियाई दास, अबिसिनियाई दास याकूत के प्रति, अबिसिनियाई दास याकूत के प्रति मोह। एक दास था, उससे यानी रजिया सुल्तान इससे प्रेम करती थी और उसके प्रति मोह है, जो दिल्ली की तुर्क अमीरों को ये बात जच नहीं रही थी, तो ये भी इसके पतन का कारण बनता है। और सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि दरबार में जब भी रजिया सुल्तान आती थी तो दरबार में कुबा को पहनकर आती थी, कुबा को पहनकर। यानी इस प्रथा का प्रचलन हो गया था। अब कुबा क्या होता है, तो कुबा का मतलब होता है कुर्ता कह सकते हैं आप, या इसे कह सकते हैं कोट। कुबा का मतलब होता है टोपा, यानी एक बड़ी सी टोपी लगाकर पहनकर आते थे। तो ये तुर्क अमीर थे, ये एक महिला को इस प्रकार के वस्त्रों में देखना पसंद नहीं करते थे। और ये प्रथा खूब एग्जाम में पूछी जाती है कि कुबा प्रथा का प्रचलन किसने किया था, तो रजिया सुल्तान ने किया था। यानी ये दरबार में पुरुषों के कपड़े पहनकर आते थे, सीधी सी बात ये। इनके अलावा इसके कुछ यानी पतन के कारणों में तुर्क अमीरों की महत्वाकांक्षा, रजिया का स्त्री होना, अबिसिनियाई दास याकूत के प्रति मोह होना, दरबार में कुबा को पहनकर आना, यानी कुर्ता और टोप पहनकर आती, यानी पुरुषों के वस्त्र पहनकर आना, इसके पतन के कारणों में से मुख्य भूमिका निभाता है। महिला अंगरक्षकों द्वारा घिरे रहना, महिला अंगरक्षकों द्वारा घिरे रहना, महिला अंगरक्षकों द्वारा घिरे रहती थी, तो इसीलिए जो भी तुर्क अमीर थे उनकी बात रजिया तक पहुंच नहीं पा रही थी। इसीलिए जो दिल्ली के अमीर तुर्क थे वह इससे परेशान हो गए थे। और सबसे बड़ा पतन का कारणों में से एक कारण होता है कि इसके विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा जाता है 4 लोगों द्वारा। यानी पतन में एक षड्यंत्र होता है, षड्यंत्र कार्य। 4 लोग हैं जो षड्यंत्र करेंगे। 4 लोगों में नाम आता है इख्तियारुद्दीन एतगीन, कबीर खां अयाज। इसके अलावा नाम आता है अल्तूनिया का विद्रोह होता है, इसी से ये शादी भी करेगी, अंतिम हथियार अपनाएगी और वहां कैथल में मृत्यु भी हो जाती है। अलाउद्दीन मलिक जानी, ये तो मुल्तान का इक्तादार था। इन षड्यंत्रकारियों में से जो इन सब का नेता था, वो नेता यानी कौन था, तो ये नेता था इख्तियारुद्दीन एतगीन। इसके नेतृत्व में सभी विद्रोह करेंगे। तो ये सब इसके पतन के कारणों में से प्रमुख भूमिका रहती है। तो पहला मैंने पतन का कारण बताया था कि रजिया यानी तुर्क अमीरों की महत्वाकांक्षा। तुर्क अमीर ये कभी नहीं चाहते थे कि एक महिला के निर्देश पर उन्हें कार्य करना। दूसरा कारण था रजिया में समस्त गुण थे सुल्तान होने के, लेकिन उसका स्त्री होना उसके पतन का कारण बनता है। तीसरा कारण मैंने बताया कि अबिसिनियाई दास याकूत के प्रति मोह। चौथा दरबार में कुबा प्रथा का प्रचलन था, यानी वह कुर्ता और टॉप पहनकर आती थी। सिंपल भाषा में कहें तो वह पुरुषों के कपड़े पहनकर आती थी। नेक्स्ट, महिला अंगरक्षकों द्वारा घिरा रहना, और कुछ लोगों ने षड्यंत्र किया। षड्यंत्रकारियों के नाम थे इख्तियारुद्दीन एतगीन, कबीर खां अयाज, अल्तूनिया और अलाउद्दीन मलिक जानी। तो ये 4 व्यक्ति थे। अब हम पढ़ते हैं रजिया के काल में हुए विद्रोह। हेडिंग डालेंगे रजिया के काल में हुए विद्रोह।
विद्रोह। रजिया के काल में सबसे पहला विद्रोह होता है कबीर खां अयाज का। कबीर खां अयाज ये लाहौर का इक़्तिदार था। अब मैंने बताया था इनका नेता कौन था, तो नेता का नाम था इख्तियारुद्दीन। इख्तियारुद्दीन एतगिन के कहने पर विद्रोह कर दिया। एतगिन के कहने पर लाहौर में विद्रोह हुआ। अब जैसे ही विद्रोह किया तो रजिया स्वयं विद्रोह का दमन करने के लिए जाती है। रजिया ने स्वयं विद्रोह का दमन किया। अब जैसे रजिया पहुंचती है तो ये कबीर खां अयाज क्या है, ये चिनाब नदी है। ये चिनाब नदी के तट पर पहुंच जाता है, यानी भग जाता है लाहौर से। अब इसी समय क्या होता है कि चिनाब नदी के यानी इस ओर से लाहौर से इस तरफ चला जाता है, लेकिन इसी तरफ से मंगोलों का आक्रमण हो जाता है। बात को समझना, कबीर खां अयाज ने लाहौर में विद्रोह किया इख्तियारुद्दीन ऐतकी के कहने पर। जैसे ही लाहौर में रजिया पहुंचती तो ये भग जाता है और भगकर कहां पहुंच गया, चिनाब नदी के तट पर पहुंचा। यानी चिनाब नदी को पार करके जाना चाहता था, लेकिन चिनाब नदी को पार कैसे करे, आगे मंगोल समस्या सामने खड़ी। मंगोलों का नेता था जिसका नाम था ख्वाजा हसन करबूक। ख्वाजा हसन करबूक इसने अटैक कर रखा था, यानी चिनाब नदी की उस तरफ दाईं तरफ इसने अटैक कर रखा था। तो आगे मंगोल समस्या थी, पीछे रजिया थी। और एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि रजिया के समय किस मंगोल शासक का यानी किस व्यक्ति का, कौन से मंगोल व्यक्ति का अटैक हुआ था, तो नाम क्या आएगा, रजिया हसन हरबूक का नाम आएगा। लेकिन रजिया ने इसकी मदद नहीं की थी और अपनी दिल्ली की जनता को बताया था, यानी इसको वापस बुला लेगी और मंगोलों का सहायता नहीं करेगी भी। लेकिन वो एक वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, मैं दिल्ली सल्तनत में पढ़ा। अब ये कहां पहुंच जाता है, तो ये चिनाब नदी के तट पर पहुंच जाता है। चिनाब नदी के तट पर पहुंच जाता है। तो मैंने बताया चिनाब नदी के पार मंगोल थे, इसलिए ये क्या करता है, कबीर खां अयाज ने रजिया से माफी मांगी। अब जैसे ही रजिया से माफी मांगी तो इसे पुनः इसको दंड स्वरूप मुल्तान का इक़्तिदार बना दिया जाता है। लाहौर से हटाया जाता है, मुल्तान का इक़्तिदार बना दिया। इतना काम इनके काम में। तो ये था कबीर खां अयाज का विद्रोह। कबीर खां अयाज का विद्रोह होता है लाहौर में। लाहौर का इक़्तिदार था लाहौर। कब इख्तियारुद्दीन ऐतकिन के कहने पर लाहौर में विद्रोह हुआ। रजिया ने स्वयं विद्रोह का दमन किया था। तो ये भगकर चला जाता है चिनाब नदी के तट। चिनाब नदी के दूसरे तरफ मंगोलों का आक्रमण हो जाता है और मंगोलों का नेता था ख्वाजा हसन करबूक। ख्वाजा हसन के नेतृत्व में चिनाब नदी के तट पर आए हुए थे, इसलिए वह नदी को पार नहीं कर पा रहा था, क्योंकि आगे मंगोल समस्या थी और पीछे रजिया थी। इसको ये उचित लगता है कि क्यों न रजिया सुल्तान से ही माफी मांग ली जाए। तो इसने चिनाब नदी की इसी तरफ रजिया से माफी मांग लेती है, रजिया से माफी मांगता है, और जैसे ही रजिया से माफी मांगता है तो रजिया इसको माफ करती है और दंड स्वरूप लाहौर की इक़्तिदारी से छीन लेती है और इसे मुल्तान का इक़्तिदार बना दिया जाता है। तो ये था कबीर खां अयाज का विद्रोह। और अंतिम विद्रोह इसके कालखंड में होता है अल्तोनिया का विद्रोह। वो भी देखते हैं भाई, नेक्स्ट हेडिंग डालें अल्तोनिया का विद्रोह। अल्तोनिया का विद्रोह। अल्तोनिया ये बठिंडा व तबर हिंद का इक़्तिदार था। बठिंडा व तबर हिंद का इक़्तिदार था। तो ये विद्रोह भी यही करेगा। जैसे इसने विद्रोह किया, यानी इस वाले क्षेत्र में विद्रोह करता है, तो रजिया स्वयं जाती है दमन के लिए। रजिया स्वयं जाती है। अब देखो पीछे की घटना।
यानी रजिया जब भी, अब दिल्ली का सुल्तान है, वो किसी विद्रोह का दमन करने के लिए दिल्ली से बाहर जाता है तो पीछे किसी न किसी व्यक्ति को छोड़कर जाता था। इस समय रजिया ने दिल्ली पर जिस व्यक्ति को गद्दी संभाल के गया था उसका नाम था याकूत, यानी याकूत को दिल्ली सौंपी हुई थी। अब पीछे से क्या है, याकूत की हत्या कर दी जाती है। जैसे ही हत्या हुई और दूसरी तरफ रजिया हार जाती है। अब किस्मत का संयोग देखो, एक तरफ तो याकूत की यानी अबिसीनियाई दास जिसके संरक्षण में दिल्ली सौंपी गई थी रजिया के द्वारा, उसकी हत्या कर दी जाती है। दूसरी तरफ रजिया हार गई। अब जैसी रजिया हारती है तो रजिया को बठिंडा में कैद कर लिया जाता है। बठिंडा में कैद, और पीछे से क्या करता है, एतकीन के द्वारा यानी इख्तियारुद्दीन एतकीन के द्वारा मोइनुद्दीन बरहम शाह को शासक घोषित कर दिया जाता है। को दिल्ली का शासक घोषित कर दिया। यानी पूरा पासा ही पलट जाता है। अब रजिया अपना अंतिम हथियार अपनाती है और रजिया ने क्या कर ली, रजिया ने अल्तुनिया से शादी की। रजिया ने अल्तुनिया से शादी की। अब शादी करती है तो ये पुनः दिल्ली को प्राप्त करने का प्रयास करती है। अब जैसे ही दिल्ली को प्राप्त करने का प्रयास करती है तो ये दोनों चलते हैं और कैथल नामक स्थान पर, कैथल जो हरियाणा में पड़ता है, में रजिया व अल्तुनिया की डाकुओं द्वारा हत्या कर दी जाती। डाकुओं द्वारा हत्या, ये था रजिया के कालखंड में हुआ विद्रोह, अल्तुनिया का विद्रोह। इस प्रकार यानी रजिया स्वयं विद्रोह का दमन करने जाती है और स्वयं रजिया का ही दमन हो जाता है, यानी रजिया का ही हत्या कर दी जाती है। तो ये अल्तुनिया का विद्रोह है। बठिंडा व तबर हिंद का इख्तियार था। बठिंडा व तबर हिंद का इख्तियार होने के नाते इसने बठिंडा व तबर हिंद वाले क्षेत्र में विद्रोह कर दिया। तो रजिया स्वयं जाती है इस विद्रोह का दमन करने के लिए। जैसे रजिया वहां दिल्ली से चलती है तो दिल्ली का संरक्षण याकूत को सौंप दिया, अबिसीनियाई दास याकूत को सौंप कर जाती है। अब जैसे ही दिल्ली से बाहर जाती है रजिया, तो जैसे रजिया वहां पहुंचती है तो पीछे से याकूत की हत्या कर दी जाती है और संयोगवश रजिया भी यहाँ हार जाती है अल्तुनिया से। अब पीछे एतकीन क्या करता है, एतकीन के द्वारा मोइनुद्दीन बरहम शाह को दिल्ली का शासक बना देता है। अब रजिया ने अंतिम हथियार के स्वरूप अल्तुनिया से शादी की और पुनः दिल्ली प्राप्त करने का सपना देखती है। अब वापस दिल्ली की ओर रवाना होते हैं, लेकिन कैथल नामक है जो हरियाणा में स्थान पड़ता है, कैथल में रजिया व अल्तुनिया की डाकुओं द्वारा हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार एक अच्छी योग्य महिला शासिका जिसका नाम था रजिया सुल्तान, उसका हत्या हो जाती है और उसका कार्यकाल टाइमिंग पीरियड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट शासक आता है मोइनुद्दीन बरहम शाह, जिसको हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।